अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा वो क्या है, फॉरेन स्पिल ओवर्स एंड फॉरेन इनकम रिपरकेशंस। अच्छा ये क्या है, ये कुछ नए वर्ड्स हैं लेकिन काम बड़ा एक कहने का कहते हैं तरीके का है जो आपको फ़ौरन समझ आ सकता है। देखिए हमने अभी तक की बात करी कि इम्पोर्ट जो है वो बेसिकली क्या है, क्या कहते हैं कि वो हमारी इनकम पर डिपेंड करती है, लेकिन ये पैसा हम मुल्क से बाहर भेज रहे होते हैं, जो कि हमने कहा कि भाई ये क्योंकि वो एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाती है हमारे लिए। हम क्योंकि इंपोर्ट को लीकेज ट्रीट करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है और बिल्कुल ऐसा ही है कि वो लीकेज ही है। लेकिन हम इसको जो है ये नहीं देख रहे होते कि इसका फॉलो ऑन इफेक्ट हम पर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अल्टीमेटली फ़ॉरेन स्पिल ओवर्स की वजह से फ़ॉरेन इनकम रिपरकेशन होती है, यानी इस स्पिल ओवर की वजह से हम पर भी वापस से अफेक्ट आता है और हमारी इनकम पर भी अफेक्ट आएगा। अगर तो हमारी स्मॉल कंट्री होगी तो फिर तो कोई इतना ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि अगर हमारी इंपोर्ट बाहर चली गई और उसकी वजह से क्या कहते हैं, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा हमारा भी कोई इंपोर्ट का जो है वो कहने का कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंपोर्ट भी इतनी नहीं हुई, तो अगर तो हम एक स्मॉल कंट्री है तो फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज कंट्री हैं और लार्ज कंट्री के तौर के ऊपर जो है वो हम आप कह लें क्या कहते हैं कि हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए एक वो जो है वो इसकी वजह से इंपोर्ट करने की वजह से दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, और वो अफेक्ट फिर हम पे भी अल्टीमेटली पड़ेगा। तो चलें अभी देखते हैं कि किस तरीके से पड़ेगा। देखें इसकी अगर थर्ड लाइन पढ़ें, फॉरेन स्पिल ओवर एंड फॉरेन इनकम रिपरकेशन की तीसरी लाइन, इफ़ इंस्टेड द कंट्री इज़ अ लार्ज कंट्री वन हुज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड आर रिलेटिवली लार्ज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, then these follow on effects can be important in two ways. First, changes in production and income of a large country have spillover effects on production and income in foreign countries. अच्छा होता क्या है देखें, आपकी जो प्रोडक्शन, आपकी जो इनकम है यानी प्रोडक्शन जो आपने करी, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन या इनकम बढ़ेगी, तो लाजमी सी बात है आप क्या करेंगे कि आप उसके नतीजे में आप अपनी इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स भी फंक्शन है इनकम का, जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा। और इंपोर्ट्स की वजह से ये इंपोर्ट्स किन से होंगी, बाहर वाली कंट्रीज से होंगी। अच्छा जब बाहर वाली कंट्रीज से आप देखेंगे तो बाहर वाली कंट्रीज से होने के बाद आप कहते हैं कि आप जो है वो जब इंपोर्ट कर रहे होंगे बाहर वाली कंट्री से, तो क्योंकि आप लार्ज कंट्री हैं, आप बहुत मेनली आप ज़्यादा अमाउंट की करते हैं, तो जो उन कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे होंगे उनके लिए अच्छा हो जाएगा। उनके पास जब वो पैसा जाएगा तो उनकी वो इनकम बढ़ेगी, फॉरेन इनकम, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर वो उनकी जब इनकम बढ़ेगी तो उनके वाले भी जो है वो बेटर ऑफ होंगे, जिसकी वजह से इन रिटर्न वो लोग भी अपनी इनकम बढ़ने की वजह से आप कहते हैं कि अपनी जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो यानी आपकी आपकी ये इनकम बढ़ने की वजह से दूसरों की इनकम इस तरह बढ़ेगी कि आप इनकम बढ़ेगी तो आपकी तो वो उनका आप इंपोर्ट करेंगे कंट्रीज से, और लार्ज कंट्री आप हैं तो आप ज़्यादा वैल्यू में करेंगे, जिसकी वजह से उस लार्ज इंपोर्ट की वजह से दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और उनकी फ़ॉरेन इनकम भी बढ़ जाएगी। मतलब फ़ॉरेन इनकम, उनकी फ़ॉरेन इनकम नहीं, उनकी अपनी इनकम हमारे लिहाज से वो हमारे लिए वो फ़ॉरेन इनकम कहलाएगी। यानी अगर यूएस जो है वो आप कहते हैं कि पाकिस्तान से लेट सपोज अगर अपनी इंपोर्ट कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करे, तो हमें क्या होगा, हम यही कहेंगे ना कि हमारे तो एक्सपोर्ट बढ़ी और हमें फ़ायदा होगा। तो उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि उसकी ख़ुद की इनकम बढ़ी जिसकी वजह से उसने इंपोर्ट बढ़ाई, और आपकी भी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये कहलाता है स्पिल ओवर। यानी लार्ज कंट्रीज़ जो है वो छोटी छोटी कंट्रीज़ के इनकम बढ़ाने में मदद देती हैं, कहलाता है फॉरेन स्पिल ओवर्स। यानी आपकी इनकम से दूसरे जो है जो दूसरों की भी चीज़ें फैल रही हैं, स्पिल ओवर्स। ये हमने फिगर 2.22.2 में आप देख लें कि यूनाइटेड स्टेट के 1% इंक्रीज़ आया उसके डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से कनाडा में 0.5% आया, अदर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में 0.2%, मैक्सिको में 0.4, लैटिन अमेरिका 0.2 एंड डेवलपिंग एशियन 0.1 एंड अफ्रीकन 0.1% उसका रेज आया। इस तरह यूरो एरिया यानी यूरोपीय यूनियन जिसको आप कहते हैं या जिसको आप ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन कहे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं उसमें, तो उन्होंने जो है उन्होंने भी इतना अफेक्ट किया दूसरों की कह रहे हैं आप क्या कहते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये स्पिल ओवर होता है। अच्छा अब वही स्पिल ओवर पलट के आपकी तरफ जब आता है तो वो फॉरेन इनकम रिपरकेशन हो जाता है, क्योंकि फ़ॉरेन की इनकम बढ़ गई हमने बताया। अच्छा जब उनकी इनकम बढ़ गई तो लाजमन वो लोग भी
स्पेंडिंग अपनी बढ़ाएंगे, और ख़ाली स्पेंडिंग डोमेस्टिक गुड्स की तो नहीं बढ़ाएंगे, वो भी इंपोर्ट करेंगे। और उनकी इंपोर्ट अगर वो आप, क्योंकि मेन कंट्री से ही करेंगे, लाजमी सी बात है, जहाँ जब जो मेन कंट्री इंपोर्ट कर सकती है वो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रही होगी, जैसे कि यूएसए और यूरोप जो है वो बहुत मेजर एक्सपोर्टर भी हैं और मेजर इंपोर्टर भी हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि उनके पास से जो है वो आपकी कुछ चीज़ें, जो बाकी चीज़ें हैं, जब दूसरी कंट्री की इनकम बढ़ जाएगी तो वो अपनी इंपोर्ट बढ़ाएगी, और वो इंपोर्ट किससे करेगी? लेट सपोज अगर वो यूएस से करती है तो क्या होगा कि वो ही आपकी इनकम गई हुई जिसने आपकी इंपोर्ट्स बढ़ाई यूएस की, यूएस ने फिर इंपोर्ट करा। लेट सपोज कनाडा से, कनाडा की इनकम बढ़ी, कनाडा की इनकम ने फिर वापस से जो है, क्योंकि वहाँ पे जब इनकम बढ़ गई तो उन लोगों ने भी इंपोर्ट्स करना शुरू कर दी ज़्यादा, और वो इंपोर्ट वो लेट सपोज यूएस से कर रहे हैं, तो वापस वो जब यूएस से करेंगे तो यूएस की क्या कहेगा कि भाई हमारी अब एक्सपोर्ट भी बढ़ गई है, और एक्सपोर्ट बढ़ती है तो आपको पता ही है कि पैसा आ रहा है जिसकी वजह से वापस से इनकम जो है वो किसकी बढ़ जाएगी? आपकी यूएस की बढ़ जाएगी। ये हम फिगर नंबर 22.3 में देख रहे हैं कि लेट सपोज़ हमारी गवर्नमेंट ने अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया। यही वजह है कि हमने इससे पहले पिछली वीडियो में मल्टीप्लायर देखा था। वो मल्टीप्लायर था चेंज इन वाई ओवर चेंज इन जी इक्वल्स टू 1/s+m, जिसको मैंने कहा था कि 1/1 - c भी आप उसको कह सकते हैं, किस तरह वो भी बताया था। तो वो 1/s+m जो है वो ये दिखा रहा था, जो हमने देखा था कि अगर 1% से आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेज़ होगा तो इनकम आपकी 2% से रेज़ होगी, डबल से। वो कैसे थी? वो उसकी वजह यही है कि ये सारा अफेक्ट जब साइकिल होगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि देखें जी बढ़ा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो वाई का कंपोनेंट था, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। आपका आउटपुट बढ़ते ही आप अपनी इंपोर्ट्स बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो कुछ ना कुछ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी होती है। जैसे ही आप इंपोर्ट बढ़ाओगे, बाहर की फॉरेन इनकम बढ़ जाएगी, उनकी भी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, और वो स्पेंडिंग कहाँ? वो स्पेंडिंग जो है वो इंपोर्ट्स के अंदर जो उनका प्रोपोर्शन होगा वो इंपोर्ट्स में लग जाएगा, जो कि हमारी एक्सपोर्ट कहलाएगी, और हमारी एक्सपोर्ट इन रिटर्न हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, जो कि फिर जो है गवर्नमेंट को एक चांस देगी कि वो और बढ़ाए। तो ये जब साइकिल चलेगा तो ये साइकिल ये करेगा कि अगर 1% से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ये सारा घूम फिर के 2% से हमारी जो है वो अपनी ओन, आप कहते हैं कि आउटपुट बढ़ जाएगा। और ये आउटपुट क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी लार्ज कंट्री होगी, जितना ज़्यादा इंपोर्ट का रेशो होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट होगी, ठीक है। और अगर आप, बल्कि आप इसको ये कह लें कि जितना कम आप इंपोर्ट कर रहे होंगे और जितना ज़्यादा दूसरा इंपोर्ट अगर कर रहा होगा आपसे, तो वो सब कुछ मिल मिला के आपका जो है वो एक मल्टीप्लायर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा कि आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर बड़ा होगा उतने ही आपको जो है वो आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आपके कोई भी चीज़ करने से मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको आएगा। ये फॉरेन इनकम रिपरक्यूशन तक ये साइकिल और स्पिल ओवर मैंने आपको ऊपर बताया। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा फॉर्मल एक मैक्रो इकोनॉमिक का मॉडल देखते हुए जो हम चल रहे थे उसी की तरफ, कि देखें ये 3 फ्रेमवर्क है तीनों मार्केट्स के बारे में बात हो रही है, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। एक मार्केट हमारे पास होती है जिसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं, गुड्स मार्केट भी कहते हैं। वो क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी, बिजनेस मूड, फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो है इन मार्केट्स को ट्रिगर करती हैं। प्रोडक्ट मार्केट को, गुड्स मार्केट को फिस्कल पॉलिसी करती है, बिजनेस मूड, फॉरेन ट्रेड, ये मार्केट को करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक मार्केट होती है मनी मार्केट। वो क्या? मॉनेटरी पॉलिसी उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती है, या मनी डिमांड की अगर शिफ्टिंग आती है तो मनी मार्केट अफेक्ट होती है, या हमने पहले भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये दोनों मार्केट्स जो है, यानी गुड्स मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट, ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों के मिलने से हम 2 चीज़ें डिटरमिन करते हैं। वो क्या? हमने करी भी हैं अभी अपने असाइनमेंट में भी, कि हमने किस तरीके से आउटपुट और इनकम निकाल लिया है। तो वाई और आई जो है ये एंडोजेनस वेरिएबल हैं, डिटरमाइन होते हैं इन 2 मार्केट्स को इक्विलिब्रियम में जब ये आती हैं। ISLM वाली बात है ये। और ये दोनों इनकम और आउटपुट जब बढ़ता है, या बढ़े या कम हो या चेंज हो, तो ये अफेक्ट करता है किसको? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। ये हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? जैसे ही आपकी डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बाहर वाले भी आपकी तरफ पैसे लगाने लग जाते हैं, आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो अच्छी हो जाती है। डोमेस्टिक वाले प्रोडक्ट के साथ क्या होगा कि जैसी इनकम बढ़ेगी आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा,
आपको सॉरी आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो वो इंपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा, कहते हैं कि आप एंड अप करोगे, एक कह लो कि आप जो है आपका वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग जब एक्सचेंज रेट आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इंपोर्ट करेंगे तो आपका एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। सही है। तो लेकिन ये करती हैं, इसको आगे देखते हैं, साइंस इनके हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से अफेक्ट करती है ये। लेकिन ये दोनों वाई और आई मिलकर फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। और ये एक्सोजेनस फोर्सेस है बाहर की, कि इंटरनेशनल लैंडिंग में कोई शिफ्ट आ गया, फॉरेन ट्रेड में कोई शिफ्ट आ गया, करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, ये सब कुछ जो है इस मार्केट के कंपोनेंट्स होते हैं जो इन मार्केट्स में शिफ्ट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट को अगर गौर से देखा जाए तो वो क्या है, वही आईएस मार्केट कहलाएगी। जो आईएस मार्केट क्या, इन्वेस्टमेंट सेविंग वाली कर्व से जो निकलता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जिसको कहते हैं, आईएस कर्व जिसको कहते हैं। ये मार्केट बेसिकली क्या है, वही वाई इक्वल टू सी प्लस आई डी प्लस जी और एक्स है माइनस एम। इसी से हम करते हुए अभी पिछली वीडियो में आए थे, और हमने ये निकाला था जो नीचे लिखा आ रहा है कि एस इक्वल्स टू आई डी प्लस एक्स माइनस एम। इधर देखिए इंटरेस्ट रेट का कंपोनेंट भी आ गया। पिछली दफ़ा जब हम कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो हम इंटरेस्ट रेट को इग्नोर कर रहे थे, हम सिर्फ इनकम की बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा और ब्रॉड गए तो हम इंटरेस्ट रेट को भी ले आए। तो लाजमी सी बात देखें, सेविंग कैसे बढ़ेगी आपकी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप लाजमी सी बात है आप कंज्यूम भी करेंगे तो साइड बाय साइड आप सेव भी करेंगे। इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट का क्या था, नेगेटिव रिलेशनशिप था, क्योंकि हमने बताया था कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो लोग क्योंकि लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, अब वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे डोमेस्टिकली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको इंटरेस्ट रेट बहुत देना पड़ेगा अगर वो लोन लेकर कोई भी अपना बिज़नेस शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। यानी लोअर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अच्छा, उसके बाद एक्स एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट का आपको क्या बताया कि वाई पॉजिटिव। अच्छा, वाई पॉजिटिव का मकसद क्या है, कहते हैं ये पता है कि भाई इनकम जब बढ़ेगी तो आप इंपोर्ट बढ़ा देंगे। तो ये जो सारी ये इक्वेशन थी, इसका हमने पीछे पढ़ा भी था, एस माइनस आई डी और एक्स माइनस एम वाला, एस माइनस आई डी इक्वल्स टू एक्स माइनस एम करके हमने एक कर्व बनाए थे। लेकिन या आप इस वाली इक्वेशन को लें या आप ऊपर वाली इक्वेशन को लें, जब आप ऊपर वाली इक्वेशन को लेंगे वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी वाली को, या अगर आप नीचे वाली को लेते हैं तो वो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट वाला, सेविंग इन्वेस्टमेंट का कर्व जो है वो आईएस कर्व बनता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से आईएस कर्व बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो और आईएस कर्व जो है वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। क्यों डाउनवर्ड होता है, क्योंकि आईएस के हॉरिजॉन्टल लाइन पे आउटपुट होता है, और आप कहते हैं वर्टिकल लाइन के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर उसके इंटरेस्ट रेट होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी जो है वो कम होती जाएगी, और इन्वेस्टमेंट जब कम होगी तो अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन देखें वाई इक्वल टू सी प्लस आई डी प्लस जी, इन्वेस्टमेंट कम होगी जिसकी वजह से आउटपुट कम होता जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आउटपुट कम होगा, और इंटरेस्ट रेट के गिरने से आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से लेट्स देखें, अब अगर लास्ट पॉइंट पढ़ें इसके, लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट ए इन फिगर नंबर 22.5 वेयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स 100 एंड द इंटरेस्ट रेट 0.7 पर है। चलें, तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये आईएस कर्व कहलाएगा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मैंने आपको बताया क्यों, इंटरेस्ट रेट से इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है आउटपुट का, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने वही इक्वेशन लिखी है जो ऊपर लिखी हुई थी, एस इक्वल्स टू आई डी प्लस एक्स माइनस एम वाली। इस कर्व के ऊपर सेविंग बराबर होगी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर और इससे नीचे क्या होगा, देखें इससे नीचे क्या होगा, इससे नीचे ये होगा कि इन्वेस्टमेंट और एक्स माइनस एम, आपको पता ही है कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उसको कह सकते हैं, वो ज़्यादा होगी बनिस्बत आपकी सेविंग से। ठीक है, यानी जो आपकी ख़ुद की सेविंग होगी उससे ज़्यादा जो है वो आपकी, आप कहते हैं कि आई डी प्लस एक्स माइनस एम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप कहें कि इस लाइन से आप नीचे की बात करें, और इस लाइन से अगर जब आप ऊपर की बात करेंगे तो वो सारा एरिया क्या है कि वहाँ पे आउटपुट ज़्यादा है, और मैं आउटपुट ज़्यादा कह रहा हूँ यानी वो जितना भी एरिया है वो आपका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड।
यानी इसका मकसद क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है ये कम होगी। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा कि आई कर्व से ऊपर का जो भी एरिया है वहाँ सेविंग कम है और बाकी इन्वेस्टमेंट और एक्स माइनस एम ज़्यादा है। जबकि मतलब आप समझ लें, कहते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि आई से ऊपर वाला जो साइड है तो आप कहेंगे कि जो इक्वेशन है उसका लेफ़्ट हैंड साइड कम है और राइट हैंड साइड ज़्यादा है। अगर आप आई की नीचे वाली बात करें तो आप कहेंगे कि इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, ये एस वाई वाली ना, इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो है वो कम है और लेफ़्ट हैंड साइड ज़्यादा है, यानी एस वाई ज़्यादा है। सॉरी, इसको वापस से हम अगर देख लें तो इसको मैं इस तरह बता सकता हूँ कि इस इक्वेशन को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि आई एस से ऊपर वाला जो भी एरिया है, यानी आई एस कर्व से ऊपर वाला जो भी एरिया है वहाँ पे क्या कहेंगे आप, आपकी कहलाएगी लेफ़्ट हैंड साइड ज़्यादा है, राइट हैंड साइड कम है। आई एस से नीचे आपकी लेफ़्ट हैंड साइड कम है और राइट हैंड साइड ज़्यादा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग और टैक्स कट। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि भाई सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा है। अच्छा, अच्छा ये बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से शिफ्ट हो सकता है। यानी ये आई एस कर्व तो हमारा डायरेक्टली आ गया सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए, लेकिन अब अगर कोई एक्सोजेनस चीज़ चेंज होगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट और इनकम चेंज होगी तो आई एस कर्व इसी पॉइंट्स पे आप घूमते रहेंगे ऊपर नीचे। लेकिन अगर आपकी इसके अलावा कोई एक्सोजेनसली इफेक्ट जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और आउटपुट का नहीं था, इसके अलावा कोई आया, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी लग गई, लेट्स सपोज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ते ही आपका आई एस कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एक्सोजेनस इंक्रीज़ आया कंजम्पशन में, कंजम्पशन की वजह से आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एन एक्सोजेनस इन डोमेस्टिक रियल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इम्प्रूव एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमी, आगे शिफ्ट हो जाएगा। एन एक्सोजेनस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, आगे शिफ्ट हो जाएगा। एन एक्सोजेनस डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको आगे शिफ्ट कर देंगी और इसका उलट आपको आई एस को पीछे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये हमने मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ा होगा, हो सकता है होपफुली क्या कहते हैं कि ये आप लोगों को और क्लियर आता हो, बट अच्छे से आता हो आई एस और एल एम। अच्छा, फिर आती है मनी मार्केट की बात, जो हमने बात करी मॉनेटरी पॉलिसी की। मनी मार्केट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो रहा होता है, मनी डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, आई एस एल एम वाली बात होती है। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखें मनी डिमांड लिखा हुआ है इन्होंने इधर। मनी डिमांड डिपेंड करती है किस पे, नॉमिनल जीडीपी पे, पी इंटू वाई और इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी आउटपुट पे और इंटरेस्ट रेट के ऊपर करती है। अच्छा, अब अगर आप कह लें दोनों को आप बराबर कर लें, आपका ये कहना होता है एलएम के ऊपर कि अगर एलएम कर्व की बात की जाए तो वहाँ मनी सप्लाई बराबर होगी मनी डिमांड के, हर उस पॉइंट पे जब मनी सप्लाई मनी डिमांड के बराबर है, वो सारे पॉइंट जो हैं वो मिलके आपका एलएम कर्व बनाते हैं। और एलएम कर्व आपका पॉजिटिव स्लोपिंग होता है। वो क्यों होता है पॉजिटिव स्लोपिंग? उसकी वजह ये होती है कि जितना ज़्यादा आप कह लें, इसके अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें वैसे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, वरना मैं आपको इसमें दिखाऊं कि ये पॉजिटिव स्लोपिंग किस तरीके से होता है। हाँ, ये देखिए, क्योंकि आपका जो है ये मनी सप्लाई और मनी डिमांड की बात है ना, तो होगा क्या कि जितना ज़्यादा जो है वो आपका अच्छा, जितना आप कह लें, कहते हैं मनी सप्लाई और मनी डिमांड का जब आप ग्राफ बनाएंगे एलएम को ड्राइव करने के लिए जब आप बनाते हैं, अगर होगा तो मैं फिर आपको उसकी वीडियो भी एक भेज दूंगा जिससे तुम लोग समझ भी जाएंगे आप लोग कि किस तरीके से बनता है। तो बहरहाल ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ठीक है, एलएम कर्व, क्योंकि आई एस और ओ आई एस कह रहा हूँ, मनी सप्लाई और मनी डिमांड की जब आप बात करेंगे ना, तो उसमें जैसे ही आप अपने आउटपुट को कह लेंगे, कहते हैं आप कोई नया लेवल ऑफ आउटपुट, या ये कह लें नया लेवल ऑफ आउटपुट और इंटरेस्ट रेट बनाते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपको एक नए पॉइंट पर ले आता है जो कि पिछले वाले से ज़्यादा होता है, और आप एलएम कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। मनी डिमांड जो है वो आपका क्या है कि मनी डिमांड आपकी जीडीपी से पॉजिटिवली रिलेटेड है और इंटरेस्ट रेट से नेगेटिवली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ेगा तो इंसान कहता है कि हम मनी डिमांड नहीं करेंगे, हम सेव करेंगे, हम कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ती है, मनी डिमांड
कम हो जाती है। अच्छा, इसके ऊपर भी याद रखें कि एल एम से ऊपर जो भी हिस्सा है वो आपको ये दिखाएगा कि आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी डिमांड कम है, और एल एम से नीचे जो भी हिस्सा है वो आपको दिखाएगा कि मनी सप्लाई कम है और मनी डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, ये शिफ्टिंग भी कैसे आएगी देखें, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो गई, इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई हो गया, आपका एल एम का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज़ इन कंट्रीज़ एवरेज प्राइस लेवल कम हो गया, आपका जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या नीचे की तरफ कह लें या राइट की तरफ कह लें, बात एक ही होती है, ऊपर की तरफ नहीं होगा ना लेफ़्ट की तरफ होगा। ऊपर और लेफ़्ट एक ही बात है, और राइट और कहते हैं डाउनवर्ड्स एक ही बात है। फिर एक्सोजेनस डिक्रीज़ इन मनी डिमांड में डिक्रीज़ आ जाएगा, तब भी एल एम कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग सारे जो है वो ड्राइव करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बातें इन्होंने समराइज़ करके लिखी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा देखें, क्योंकि अब ये बात आती है कि ये एक नई चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि इससे पहले शायद आप लोगों ने नहीं समझी होगी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होगी इन मार्केट्स में। तो ये तीसरी मार्केट है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाए या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाए। चैप्टर नंबर 16 में बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। उसमें ये बताया था कि दो चीज़ें होती हैं कंपोनेंट्स, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंट। दोनों हमारे जो है बैलेंस होकर किसी ना किसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ज़ीरो होना चाहिए, जो कि आइडियल है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि करंट अकाउंट क्या होता था, एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी आप कह लें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है नेट एक्सपोर्ट, वो आपका जो है वो आपका कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट होता था। और फाइनेंशियल अकाउंट होता था इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना पैसा आपके पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू बाहर मुल्क से और कितना आपका जा रहा है। यानी दोनों चीज़ें में से जो दोनों कॉलम है वो किस किस पर डिपेंड करते थे। एक्सपोर्ट वाला जो करंट अकाउंट वाला कॉलम है वो आउटपुट पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंपोर्ट होती है, जितनी ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी और नेट एक्सपोर्ट आपका कम होता जाएगा। जबकि दूसरा पार्ट फाइनेंशियल अकाउंट वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो ये किससे होगा, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होगा, जो हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 17-18 में कि भाई वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा अगर आपका, तो लेक डायग्राम में जो हमने बताया था कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही अगर आपका डोमेस्टिकली बढ़ जाएगा तो लोग जो है वो बाहर वाले आपकी तरफ आ जाएंगे और आपके मुल्क वाले भी आपकी कंट्री को ज़्यादा प्रॉफिटेबल समझेंगे और वो यहाँ पैसा लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और आउटपुट बढ़ने की वजह से आपका जो वो एफई लाइन है वो आउटपुट बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका इंपोर्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा। तो एक साइड बढ़ रही है एक साइड कम हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ बी बैलेंस ऑफ पेमेंट है कैन बी डिवाइडेड इनटू, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे अगर आप पढ़ सकें, द इन्फ्लुएंस, अब मैं ऊपर ले आता हूँ, ये लिखा हुआ द इन्फ्लुएंस ऑफ बी कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रेड फ्लो effects and financial flow effect. How do our key variables, real product or income, y and the country interest rate affect the country balance of payment? First, ओके यहीं पर थे हम लोग। अच्छा, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट द बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड और करंट अकाउंट डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन अवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल, इनकम जितनी बढ़ेगी आपका नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और सेकेंडली, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, बोथ होम हायर इंटरेस्ट रेट इन कंट्री विल अट्रैक्ट कैपिटल इनफ्लो प्रोवाइडेड द हायर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज नॉट इमीडिएटली ऑफसेट बाय हायर फॉरेन इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल, तो एक तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फाइनेंशियल अकाउंट बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ने की वजह से करंट अकाउंट गिरेगा। सही है। अच्छा, तो अब ये देखें यहाँ पे लिख के दिखा दिया इन्होंने कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। और करंट अकाउंट माइनस का साइन आ रहा है, यानी इनकम से नेगेटिवली रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस की तरफ जाएगी जितने जितना आउटपुट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट से पॉजिटिवली रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सामने। तो अब बात करेंगे हम इससे आगे की, द एफ ई कर्व लाइक द एल एम कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स टू सी वाई बीइंग अगेन एन इक्विलिब्रियम। अच्छा,
अब हम, क्योंकि ये एफ ई कर्व कहलाएगा, एफ ई कर्व कैसे कहलाएगा कि आपने देखा कि आई एस और एल एम कर्व के दोनों साइड पे क्या होता है, एक साइड पे इंटरेस्ट रेट, एक साइड पे इनकम। तो एफ ई कर्व भी एक तीसरी चीज़ आ गई है जिसके वही हॉरिजॉन्टल साइड पे जो है वो आउटपुट होगा, और इंटरेस्ट वाली साइड के ऊपर जो है वो आपका वर्टिकल साइड पे इंटरेस्ट रेट होगा, और ये भी जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कहलाएगी बिल्कुल। लेट्स सी दैट दिस इज़ द सेम पॉइंट। अच्छा, अब ये भी जो है एल एम कर्व की तरह अपवर्ड स्लोपिंग होगा, एफ ई कर्व भी, ठीक है। और आपको वो यहाँ नज़र आ गया। अब देखें ये तीनों चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं यहाँ पे, आई एस, एल एम और एफ ई कर्व, सही है। अच्छा, अब एफ ई कर्व क्या बता रहा है कि एफ ई कर्व से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा, सही है। सरप्लस में क्यों होगा कि जैसे जैसे आपका जो है आप कह लें कि जो इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहे हैं इस वक्त इस लाइन के ऊपर, वही इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहे हो, पर आउटपुट अगर आपका कम होगा, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे, इट मीन्स अगर 0.11 कह लूँ तो ये इंटरेस्ट रेट है, पर आउटपुट जो है वो 120 नहीं हो, लेट सपोज आउटपुट 100 हो इसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि आउटपुट जब कम होगा तो आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा, करंट अकाउंट इम्पोर्ट्स भी कम होंगे, तो करंट अकाउंट बैलेंस भी उतना नेगेटिव नहीं होगा जितना उसको 120 के ऊपर होना चाहिए, सही है। और जो इंटरेस्ट रेट तो क्योंकि वही है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका जो वो ज़ीरो, क्योंकि एच पॉइंट और ए पॉइंट और जे पॉइंट ये यही बता रहे हैं कि एफ ई ज़ीरो पे, यानी करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, यानी अगर करंट अकाउंट -100 है तो फाइनेंशियल अकाउंट +100 है और दोनों ज़ीरो हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम नहीं छेड़े तो यानी फाइनेंशियल अकाउंट तो वही +100 रहेगा, लेकिन क्योंकि हमने आउटपुट को पीछे कर लिया, आउटपुट कम हो गया, तो करंट अकाउंट आपका अब -100 के बजाय लेट सपोज -90 रह गया। तो क्या नज़र आ रहा है, -90 + 100 10 पॉजिटिव वैल्यू बच जाएगी। तो इसलिए क्या नज़र आ रहा है आपको, लिखा हुआ कि एरिया ऑफ ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस सरप्लस बी बड़ा होगा 0 से, और वही आपको नज़र आया 10 होगा लेट सपोज। लेकिन इसके बरस अगर आप अपोजिट साइड पर देखें, एफ ई लाइन के राइट हैंड साइड पे, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि लेट सपोज आप 0.11 ही रखें, या सॉरी 0.07 रखें, और 100 आपने पहले था आउटपुट, आप इस 100 के बजाय आप इसको 120 कर दें, तो देखें आपने एफ ए फाइनेंशियल अकाउंट तो कोई नहीं छेड़ा क्योंकि इंटरेस्ट रेट वही रखा, पर आपने आउटपुट बढ़ाया, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पोर्ट बढ़ेंगी और मज़ीद करंट अकाउंट माइनस में जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, और डेफिसिट होगा। तो वो ज़ीरो के बजाय लेस देन यानी माइनस में चली जाएगी, डेफिसिट होना लग जाएगा, तो बी << हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे कि एफ ई से राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो वो सारा ऑफिशियल बैलेंस डेफिसिट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे सरप्लस होगा। और इसको भी शिफ्ट करने के लिए कुछ चीज़ें होंगी, वो कौन सी होंगी देख लें। एन एक्सोजेनस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट बढ़ गई, लाजमी सी बात है, जब एक्सपोर्ट बढ़ गई तो आपका क्या होगा, इसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से आपको क्या होगा, कहते हैं कि भाई एफ ई लाइन जो है आपकी वो द टेस्ट ऑफ फॉरेन, ये सारी इन्होंने बातें लिखी हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट करती हैं। एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो, क्योंकि एक्सपोर्ट जब आपकी बढ़ेगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। इंपोर्ट्स अगर कम हो जाएंगे तो भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। एक्सोजेनस चेंज इन द रिजल्ट इंक्रीज इन कैपिटल इनफ्लोज और डिक्रीज इन आउटफ्लो, ज़्यादा इनफ्लो बढ़ेगा तो आपकी एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए आप आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। या अगर आप कह लेंगे आउटफ्लो आपका कम हो जाएगा तो भी जो है आप बाहर लोग कम जा रहे होंगे, तो भी उसका अपोजिट मतलब यही होता है कि बाहर पैसा नहीं जा रहा तो आपकी करेंसी जो है वो गिरेगी नहीं, तो उस पर भी आपका जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और इन सारी चीज़ों को अगर आप अपोजिट कर लें, यानी एक्सोजिनस डिक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, एक्सोजिनस इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट, या एक्सोजिनस कह लें डिक्रीज़ इन कैपिटल इनफ्लो और इंक्रीज़ इन कैपिटल आउटफ्लो, तो ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये सारी बात यहाँ पर आ जाती है एफ ई लाइन की, कि जितना जो है वो आपका एफ ई लाइन की बात अगर करी जाए तो उसका यही है कि भाई जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा इंटरेस्ट रेट से कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो, जितना ज़्यादा यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फ़ौरन ही जो है फाइनेंशियल अकाउंट कहेगा कि भाई जो है वो बस आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सारा इनफ्लो आपके पास आ जाएगा, तो आपकी फिर एफ ई लाइन जो है वो ज़्यादा स्टीपर होती चली जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी हुई भी है उन्होंने कि द एफ ई कर्व इज़ रिलेटिवली फ्लैट ओनली बिकॉज द स्मॉल इंक्रीज इज़ रेट, ये लिखे लिखी हुई का कहते हैं कि द एफ ई कहाँ लिखा हुआ है, हाँ कैप, ये सेकंड लाइन देखें पेज नंबर 557 की। इफ़ फॉर इंस्टेंस कैपिटल फ्लोज आर
वेरी सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट देन एफ ई इज़ रिलेटिवली फ्लैटर देन द एल एम कर्व। यानी ये जो एल एम कर्व बना हुआ है, क्योंकि देखें वो आई एस से तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों अपोजिट हैं, लेकिन एल एम कर्व और एफ ई दोनों एक जैसे हैं, तो हो सकता है कहते हैं कभी बराबर हो जाएं कभी, तो बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एल एम कर्व से हमेशा जो है वो स्टीपर ही रहेगा एफ ई कर्व। हो सकता है कि अगर आपके जो कैपिटल फ्लोज हैं वो सेंसिटिव हो इंटरेस्ट रेट से, तो एफ ई लाइन फ्लैटर भी हो सकती है एल एम कर्व से, और अगर बिल्कुल परफेक्टली मोबाइल हो, यानी ज़रा सा भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, सारा का सारा पैसा जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो फिर एफ ई लाइन जो है वो फ्लैट हो जाएगी, जो कि बात यहाँ लिखी है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे कर ली। ये जो इन्होंने बात बोली था ऑफिशियल कैपिटल बैलेंस, ये हमने ये भी बात कर ली है कि देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जब पॉइंट एफ ई लाइन का और आई एस एल एम सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस क्या है, ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो है। लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट एफ ई लाइन आपकी लाई कर रही हो इस आई एस एल एम कर्व के लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी उसी साइड पे जहाँ पे बैलेंस सरप्लस है, तो लाजमी सी बात है फिर क्या होगा, आप कहेंगे कि भाई सरप्लस शो हो रहा होगा ऑफिशियल सेटलमेंट में। और अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कहीं, सॉरी राइट हैंड साइड के ऊपर, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कर रही होगी तो सरप्लस होगा, और अगर राइट हैंड साइड के ऊपर एफ ई लाइन का कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, या देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड पर ही, तो राइट हैंड साइड पर करने की वजह से बैलेंस डेफिसिट शो होगा। ये बात इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। तो ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और यही इसका मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, यही हम आगे भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये जो प्राइस कम्पिटिटिवनेस की बातें हैं, क्योंकि मेरे मुंह से निकल नहीं रहा, बड़ा मुश्किल हो गया मेरे मुंह से निकलना, ये इतना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, इसमें बस इंपोर्ट का बताया हुआ है कि इंपोर्ट खाली आपके आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती। प्राइस कम्पिटिटिवनेस की बात जब आती है, तो वो आपकी जो है वो पी एफ इंटू ई ओवर पी, ये वही वाली बात आ जाती है कि रिलेटिवली जो है वो रिलेटिव प्राइस के ऊपर भी करती है। तो इसकी खैर हमें इतनी ज़रूरत अभी है नहीं, और लेकिन हुई तो मैं इसको ही पढ़ा दूँगा। वैसे असल काम जो है हमारा सारा वो हमने वहाँ पे पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 22 यहाँ एंड हो गया। ठीक है, हम फिर चैप्टर नंबर 23 पे आएंगे। थैंक यू।